हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ऋषभ अरोड़ा और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर। और जो हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था किस हालत में थी जब हमें आज़ादी मिल चुकी थी या मिलने वाली थी, या अंग्रेज़ों के शासन में हमारे अर्थव्यवस्था की क्या व्यवस्था थी, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स के आने से पहले, तो इंडिया की एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, यानी कि इंडिया जो है बच्चों वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, वो आत्मनिर्भर आज ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी था, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। दो यहाँ पर यह माना जाता है कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब भी हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे, और कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है वो चलाती थी। मतलब कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं था, वहाँ पर सिल्क टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करे जाते थे। यानी कि इंडिया ना ही सिर्फ यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को उगाता था, यानी कि इन्हें बेचता भी था, इनके आइटम्स को बेचता था। और स्पेसिफिकली हमें नज़र आता है कि इंडिया उस समय पे हैंडीक्राफ्ट बच्चों दो शब्दों से बनता है, हैंड प्लस क्राफ्ट। तो यानी कि कलाकारी जो हाथ से करी जाए उसको हम बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। तो इंडिया इसी चीज के लिए यहाँ पर फेमस था। और उसमें हैंडीक्राफ्ट में क्या किन किन आइटम से क्राफ्ट बनाया जाता था, मेटल, स्टोन, टेक्सटाइल और कॉटन। और इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा इंडिया की रेपुटेशन थी ओवरऑल वर्ल्ड में कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस था। और एक और चीज़ फेमस थी, वो था मलमल का कपड़ा, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मसलिन क्लोथ। तो ये स्पेसिफिकली हम देखें बच्चों तो ढाका में और आज के बांग्लादेश में पाया जाता है, और इससे जो है इसके हम कपड़े बनाया करते थे। आज भी इसे मलमल के कपड़े के नाम से जानते हैं। सेकंड, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जो ब्रिटिशर्स ने करी थी, उनका जो मेजर पर्पस था वो ये था कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दें, और ब्रिटिश जो उनकी होम कंट्री थी ब्रिटेन, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर फुलफिल करा जाए। तो इसी वजह से आपको नजर आएगा कि यहाँ से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करा जाता था, और उन रिसोर्सेज को वहाँ पर ले जाया जाकर उनका एक प्रोडक्ट बनाया जाता था जिसे वापस इंडिया में ही लेकर बेचा गया। और इसी वजह से इंडिया की जो स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो हमारा स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम है, कॉम्पोजिशन है ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो बिल्कुल इन्वर्ट हो गया। पहले इंडिया जो है वो बच्चों हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्टर था, सिल्क का, कॉटन का, मेटल स्टोन वर्क का। लेकिन बाद में इंडिया जो है वो इन्हीं सारी चीज़ों का इम्पोर्टर बन गया और एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का। यानी कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर बन गया फिनिश्ड प्रोडक्ट का। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया इम्पोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर था फिनिश प्रोडक्ट का। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इकट्ठे हुए, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिंडले श्रीरास, VKRV रॉय, रोमेश चंद्र देसाई एंड विलियम डिग्बी। इन्होंने बोला यार इंडिया में जो है वो एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, और वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ हमें देखने को मिल रही है कि इतना सारा पैसा जो है वो यहाँ से लूट के लेकर जाया जा रहा है। राइट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये सारी चीजें। देन अगर बच्चों हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर हमें पता है कि हमारी NCERT बुक में लिखा है कि 70 to 75% जो पॉपुलेशन है वो हमारी यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल। राइट। अब आपको यहाँ पर और क्या समझना है कि हमारे यहाँ पर डिराइव्ड लाइवलीहुड है, मतलब हम कहीं ना कहीं से डिराइव कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, कहीं ना कहीं से हम डिराइव कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ही थ्रू अपना लाइवलीहुड, रोजी रोटी वहीं से ही चल रही है एक तरीके से। लेकिन तब भी हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टैग्नेशन और कांस्टेंट डेट्योरेशन। स्टैग्नेशन का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर रुकावट है, मतलब कि यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का हर्डल हमें नजर आ रहे हैं। या डेट्योरेशन का मतलब है डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, मतलब हमारे जो प्रोडक्टिविटी है, ग्रोथ है एग्रीकल्चर की, वो स्लो डाउन होती जा रही है टाइम के हिसाब से। देन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है बच्चों की अगर मैं यहाँ पर देखूं कि एक फार्म लैंड में मैं यहाँ पर उगा लेता हूँ, सपोज ये है 100 हेक्टेयर जमीन,
और इसमें मैं उगा पा रहा हूं 100 केजी राइस। दूसरी जगह पर मेरे पास है 100 हेक्टेयर जमीन और मैं उगा पा रहा हूं 500 केजी राइस। तो यहां पर बच्चों नजर आएगा कि मैं 5x कमा पा रहा हूं, 5 मल्टीप्लीकेशन से कमा पा रहा हूं। तो इसका मतलब इस लैंड की प्रोडक्टिविटी कम है, या तो इसमें कीड़े बहुत लग रहे हैं कि क्रॉप खत्म हो रहा है, या मैं कोई अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज नहीं कर रहा हूं, तभी यहाँ पर है। तो इंडिया में उस समय पे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसी तरीके के हम इक्विपमेंट्स को यहाँ पर यूज करते थे, हम कोई HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करते थे। साथ ही में ब्रिटिशर्स ने नो एफर्ट वाज मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। आप ये भी देखोगे कि वल्नरेबिलिटी भाई मैंने डिस्कस नहीं करा। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि इंडियन रेनफॉल हमेशा से जो है उसको हम बोलते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर। बच्चों रेन फेड एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि खेत को पानी तब मिलेगा जब बारिश होगी, राइट। इरिगेशन क्या है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड। इरिगेशन क्या है? जो पानी ऑलरेडी ना कहीं पर किसी स्ट्रीम में, किसी झील में या किसी नहर से आ रहा है, उसी से ही हम पानी जो है फील्ड को दे रहे हैं, वो तो आर्टिफिशियल है ना। अगर नेचुरली पानी फील्ड के ऊपर गिर जाए वो इरिगेशन नहीं माना जाएगा। तो हमारे यहाँ पर रेन फेड एग्रीकल्चर माना जाता है, जहां पर आपको नजर आएगा कि बारिश होगी तो किसान जो है वो खुश होगा। वही मूवी लगान में भी दिखा रखा है। तो वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी बच्चों ये है कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्रॉप खराब हो जाएगी। लेकिन ब्रिटिशर्स में ये था कि बारिश हो या ना हो, हमें तो अपना लगान चाहिए, हमें तो अपना टैक्स चाहिए। इसी वजह से आपको नजर आया जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था हमारे यहाँ पे, महलवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था हमारे यहाँ पे बच्चों, रैयतवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। तो ये तीनों जो सेटलमेंट सिस्टम हमें नजर आ रहे हैं बच्चों, इसी की वजह से ये तीनों बहुत एक्सप्लॉयटेटिव माने जाते हैं। और ये एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ने ही नहीं देता। फिर हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज भी नहीं थे। टिलर कौन होता है? बहुत बच्चे पूछते हैं। टिलर होता है बच्चों जो लैंड को टिल करता है, मतलब एग्रीकल्चर लेबरर को हम टिलर बोलते हैं। उनको रेंट बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था, जिसको हम बोलते हैं लगान, और उसके बाद उनके पास कुछ पैसा ही नहीं बचता था। सपोज इन्होंने 100 रुपया कमाया, 100 रुपये कमाया और उन्होंने 90 रुपये रेंट दे दिया, तो इनके पास 10 रुपये बचा। अब इसमें वो क्या खाएगा, क्या खाएगा और क्या पिएगा, ये तो आप ही जानते हैं। सिमिलरली ब्रिटिशर्स ने जो है वो फॉरेन ट्रेड का कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर नहीं चेंज करा, बल्कि हमारा फार्मिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं हद तक चेंज कर दिया। कैसे? फार्मिंग सिस्टम में पहले हमारे यहाँ पर बच्चों अक्सर जो है वो देखी जाती थी, हमारे यहाँ पर होती थी सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है बच्चों, व्हेन यू आर कल्टिवेटिंग द क्रॉप फॉर योर ओन कंजम्पशन। मतलब जब आपका ओन कंजम्पशन होगा उतना ही आप यहाँ पर अपने क्रॉप्स को जो है वो उगाओगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग से आप आगे गए कमर्शियलाइजेशन पर। उसी की वजह से एक टर्म आया जिसे हम बोलते हैं बच्चों मार्केटेबल सरप्लस। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर मार्केट, यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर मार्केट। तो अब क्या हो रहा है, हम कॉटन जैसे, इंडिगो जैसे क्रॉप्स को जो है वो उगा रहे हैं। ये इंडिगो जो है इससे बच्चों कलर निकाला जाता था, इससे जो है वो कलर निकाला जाता था, और यही कलर जो है वो पेंटिंग के अंदर और हमारा टेक्सटाइल के ऊपर वो कलर को यूज करा जाता था। सिमिलरली कॉटन जो है उससे शर्ट बनाई जाती थी। तो ये जो है बच्चों ये हैं कैश क्रॉप्स, और यही जो है वो एक्सपोर्ट करे जाते थे इंडिया से। सिमिलरली हैवी यूज ऑफ इक्विपमेंट ये सब ब्रिटिशर्स लेकर आए। तो हमें नजर आएगा, जैसे मैंने बहुत जगह पर बोला कि भाई प्रोडक्टिविटी कम थी, लेकिन जब कैश क्रॉप्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। तो ये चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, लेकिन ओवरऑल उससे हमारी ग्रेन प्रोडक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, राइट। और क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करें तो उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो करी जिसे हम बच्चों बोलते हैं सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट, अब आप बोलोगे हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और मैं बोल रहा हूं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जो इंडस्ट्री पहले से ही है उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको डीके कर देना। तो आपने एक टर्म बहुत बार सुना होगा बच्चों, डीके ऑफ हैंडलूम सेक्टर, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर।
ये ब्रिटिशर्स ने ही करा यहाँ पर। हैंडलूम क्या है बच्चे? लूम जो हैंड से चल रही है, अब पावर लूम है, बिजली से चल रही है मशीनें, पहले हैंडलूम चलती थी। तो आपको नजर आएगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, अब मशीन्स को ले आए हैं वो लोग। अब मशीन जो है वो पेंटिंग को ही प्रिंट कर रही है। पहले एक हाथ जो है वो पेंटिंग को बनाता था, उसको कभी कभार लगते थे 6 दिन 8 दिन। अब एक प्रिंटिंग जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, प्रिंट हो रही है, वो 3 मिनट में कॉपी प्रिंट करके दे देती है। तो ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज जो है वो आती रही, जैसे टिस्को कंपनी जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में वो इनकॉर्पोरेट हुई। तो उससे क्या हुआ कि इंडिया में दिखाते रहे कि हाँ लॉलीपॉप ले लो, हमने आपको स्टील इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने दी। लेकिन ओवरऑल जो उनकी पॉलिसी थी बच्चों, वो थी सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। और उन्होंने क्या करा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डीके कर दिया, ना वो किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे थे। और इसी वजह से इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपोर्टर बनकर रह गया रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर हो गया वो फिनिश प्रोडक्ट का। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या है? अब जैसे कि सपोज मैं इंडिया से एक्सपोर्ट करता हूं, इंडिया एक्सपोर्ट्स गुड्स टू ब्रिटिश, तो जब ये ब्रिटिश टेरिटरी में क्या आएगा, यहाँ पे इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगा, कॉटन करेगा, रॉ मटेरियल है। अब ब्रिटिश क्या करेगा, उसकी शर्ट बना देगा और ब्रिटिश एक्सपोर्ट करेगा अब इंडिया पे। तो जब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो ब्रिटिश इसके ऊपर 0% ड्यूटी लगा रहा है, ठीक है। शर्ट एक्सपोर्ट हो रही है तो इंडिया इंपोर्ट के ऊपर 0% ड्यूटी लगा रहा है। लेकिन अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है एक शर्ट जो इंडिया के हाथों से बनी हुई है, रॉ मटेरियल नहीं, उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी। ड्यूटी लगाई जाएगी कि 10 से 15% उसको महंगा करा जाएगा, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। जब रॉ मटेरियल जा रहा है तो उस पर टैक्स नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसी से ही शर्ट बनाकर इंडिया को वापस बेचेगा। लेकिन अगर इंडिया वाला शर्ट को एक्सपोर्ट कर देता है, रॉ मटेरियल को नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, वो अब रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है तो 0% ड्यूटी है, लेकिन शर्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है तो 15% ड्यूटी है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव हो रहा है यहाँ पे। इस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इंडिया के यहाँ पर नहीं चल पाया। देन आपको नजर आएगा स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। एक ही मैंने आपको बताया, टाटा आयरन एंड ये जमशेदपुर में है, अभी झारखंड में है ना। फिर लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब क्या है, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को भी बढ़ने नहीं दिया, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रीज बहुत स्लो टाइम पे चल रही थी। लोप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर एक ही तरीके के गुड्स बन रहे हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब है जो यहाँ पर आगे बिजनेस को बढ़ाते हैं। मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम बनती थी, कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनते थे। और बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज तो जो है उनका हमें एक तरीके से एक्सेस होता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस नहीं था। और जब फाइनेंस नहीं था तो ऐसी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना जो है वो आसान काम यहाँ पर नहीं था। तो ओवरऑल मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो भी उन्होंने काम करा वो अपने इंटरेस्ट के लिए करा। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी चलाई, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स हुआ। लेकिन बहुत से बच्चे बोलते हैं क्या एग्रीकल्चर पहले भी ऐसा ही था? जो यहाँ पर फ्रांस के एक ट्रैवलर हैं बर्नियर ने बताया कि इंडिया जो है उनके हिसाब से वो बंगाल से भी ज्यादा रिच है, सॉरी इजिप्ट से भी ज्यादा जो रिच है। वो बंगाल में आए थे तो उन्होंने बताया कि वो बंगाल जो है वो इजिप्ट से भी ज्यादा रिच है। यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा जो है वो बताते हैं कि यहाँ पर लोग बहुत ही अच्छी तरीके से खर्चा कर रहे हैं, हर चीज़ सरप्लस में उगाई जा रही है। राजमहल भी है, नहरें भी हैं, गंगा का पानी भी है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक पिक्चर दिखाई है, किसकी? बंगाल की। कंपैरिजन किससे करा? इजिप्ट से, कि इजिप्ट से भी ज्यादा अमीर है यहाँ पर। तो इससे ओवरऑल पता चलता है कि ब्रिटिशर्स की वजह से ही, या उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था बच्चों, उसकी वजह से ही हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर इंडिया की ये हालत हुई। ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर फिनिश गुड्स मैंने बता दिया। मोनोपोली कंट्रोल क्या है? मोनोपोली कंट्रोल ये है कि जो मोर देन हाफ ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट जो थे, मोर देन इंडिया का हाफ एक्सपोर्ट ट्रेड जो हमें नजर आ रहे हैं बच्चों, वो हमें नजर आ रहे हैं कि वो ब्रिटिशर्स के पास ही जा रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के पास ही जा रहे थे। और उसी की वजह से हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने 1868-69 में सुएज कैनाल को खोला। सुएज कैनाल जो है वो बच्चों इजिप्ट के पास से जाता है,
और इजिप्ट के पास से ही जाता है, तो हमें नजर आ रहा है कि जो सुएज कैनाल है उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और ब्रिटिशर्स को पहले 12,000 मील जो है वो रास्ता पड़ता था, जो अब सिर्फ 6,000 मील पड़ने लगा। उसका उसका इमेज मैं आपको दिखा दूंगा। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। हेलो, आई बिलीव बच्चों मेरी बात जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ आ रही है। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ ही जो है जो हमें यहाँ पर नजर आ रही है बच्चों। आगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि 75% एग्रीकल्चर में थे, 10 to 15% हमें नजर आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और यहाँ पर हमें बच्चों नजर आ रहा है कि 15 से 20% जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर है। तो रीजनल डिस्पैरिटी भी जो है वो हमें कहीं ना कहीं पर बच्चों नजर आ रही है, रीजनल डिस्पैरिटी भी नजर आ रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ब्रिटिशर्स ने रोड को डेवलप करा, ब्रिटिशर्स ने हाईवे को डेवलप करा, ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज को लेकर आए 1850 में, बॉम्बे से थाने को भी चलाया। लेकिन उनका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस बच्चों यही था, मेन पर्पस यहाँ पर यही था कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा बस अपने गुड्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सके। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रेलवे बना रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश से मैं रेलवे से प्रोडक्ट लेकर जाऊंगा बंगाल, और बंगाल के पोर्ट से माल जाएगा सुएज कैनाल के थ्रू ब्रिटेन। तो ये जो है वो मेन पर्पस था यहाँ पर बच्चों, राइट। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% और 15 से 20% रिस्पेक्टिवली, राइट। ये इस वजह से जो है वो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्बैलेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आ रहा था। ये उस समय पर रोड्स की हालत थी। और अगर बात करें हम रोड्स के बारे में तो वो नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। रेलवेज की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली हमारी रेलवेज थी बच्चों। और ये है सुएज कैनाल की फोटो। पहले जो है वो केप ऑफ गुड होप से हम जाते थे यहाँ पर ब्रिटिश होते हुए, राइट। ये है ब्रिटेन, तो ये हमें पूरा घूमना पड़ता था 12,000 कुछ के आसपास। अब यहां से जाने पड़ रहे हैं तो 6,000 हो गया, 6,000 मील, राइट। यही चीज जो है वो आपको बच्चों समझना है। 1869 में जो है वो इसको हम यहाँ पर लेकर आए। ये देखो 12,300 मील यानी कि 19,800 किलोमीटर हमें पड़ता था, और बाद में पड़ने लगा सिर्फ और सिर्फ 11,600 किलोमीटर। तो बंगाल, मुंबई और गुजरात और केरला, कोचीन, यहाँ से बहुत ईजी पड़ता है हमें लंदन पहुंचने के लिए। यही चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर बच्चों समझनी है कि सुएज कैनाल 1869 में हमने ब्रिटिशर्स ने ये क्यों खोला। तो ब्रिटिश अपनी मोनोपोली जो है वो यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में अगर हम बच्चे बात करें तो 1921 के बाद इंडिया जो है वो सेकंड स्टेज पे पहुंचा डेमोग्राफिक कंडीशंस पे। और हमें और चीजें क्या नजर आई कि अगर हम ओवरऑल लिटरेसी के बारे में बात करें तो वो है खाली 16%, फीमेल लिटरेसी के बारे में बात करें तो सिर्फ 7%। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी बच्चों 32, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग रेवोल्यूशनरी थे, डिजीज से मर जाते थे, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कम हुआ करती थी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ये बहुत ज्यादा हाई था। 218 यानी 1,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 218 मर रहे हैं। और अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज है वो 69 है। बोथ डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई था। जब भी बच्चों आपको नजर आए कि कहीं पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, नियोनेटाल रेट ज्यादा है, नियोनेटाल का मतलब होता है 28 डेज में अगर बेबी की डेथ हो जाती है, IMR का मतलब 1 ईयर के अंदर, MMR का मतलब बर्थ देने के बाद मदर की डेथ हो जाती है 6 मंथ के अंदर, और CMR का मतलब 5 ईयर का चाइल्ड जो है। तो अगर जहां पर भी ये इंडिकेटर्स आपको हाई नजर आ रहे हैं, मतलब वहां पर हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर कम करा जा रहा है, राइट। तो इससे ओवरऑल हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करा। ब्रिटिशर्स ने अपना फायदा उठाने के लिए इंडिया के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करा, और इंडिया के लिए जो चीजें अच्छी हुई वो यहाँ पर उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो ऑटोमेटिकली हो गई कि ब्रिटिशर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने यूज करा अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को फैलाने के लिए, राइट।
फिलहाल अपने वन शॉट चैप्टर को यहीं पर ही खत्म करते हैं दोस्तों, और अगली क्लास में हम मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ में, जहां पर हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी 1950 से लेकर 1990 तक कैसी थी। धन्यवाद।